हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं। मैं कृष्णपाल सिंह और आज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं हम आर्द्रता की। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आर्द्रता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आर्द्रता किसे कहते हैं, आर्द्रता का परिचय और फिर आर्द्रता के विभिन्न कंडीशंस जो है, आर्द्रता के विभिन्न प्रकारों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आर्द्रता कहते किसे हैं, परिचय क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा, अर्थात वायुमंडल में जलवाष्प वायुमंडल का एक प्रमुख घटक है और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मौजूद रहती है। तो वायुमंडल में जलवाष्प कितनी मात्रा में मौजूद है, इसी को हम आर्द्रता या ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। आर्द्रता या नमी इसको हम कह सकते हैं। तो वायुमंडल में जलवाष्प की जो मौजूद मात्रा है इसी को हम आर्द्रता या नमी के नाम से जानते हैं। और वायुमंडल में आर्द्रता की जो मात्रा है वो विभिन्न अलग अलग दशाओं में अलग अलग होती है और इसका सीधा संबंध जो है तापमान से होता है। तापमान अधिक होने पर जलवाष्प की मात्रा जो है तुलनात्मक रूप से अधिक हो सकती है या अधिक हो जाती है, और तापमान जो है वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा को प्रभावित करता है। तो वायुमंडल में विभिन्न स्थितियों में आर्द्रता की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है और सामान्यतः हमारे वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा 1% से लेकर के अधिकतम 4% तक पाई जाती है। और वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों में भी आर्द्रता की मात्रा में अंतर पाया जाता है। धरातल के नजदीक वाले क्षेत्र में आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है और ऊंचाई पर जाने पर आर्द्रता की मात्रा में कमी होती चली जाती है। और हम बात करें कि ज्यादातर लगभग 90 से 95% जो आर्द्रता की मात्रा है वो वायुमंडल के निचले भाग में क्षोभ मंडल में, या फिर हम कह सकते हैं कि लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। तो ज्यादातर जो आर्द्रता की मात्रा है वो वायुमंडल के निचले हिस्से में लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर आर्द्रता और उसकी विभिन्न विशेषताओं की। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं आर्द्रता सामर्थ्य की, कि आर्द्रता सामर्थ्य होता क्या है या आर्द्रता सामर्थ्य से हम क्या समझते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आर्द्रता सामर्थ्य का मतलब क्षमता। तो किसी भी वायु की निश्चित तापमान पर जलवाष्प धारण करने की एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है, जिससे ज्यादा वो वायु आर्द्रता धारण नहीं कर सकती। इसी को हम आर्द्रता सामर्थ्य के नाम से जानते हैं। तो ये आर्द्रता सामर्थ्य हवा में निश्चित तापमान पर उसकी नमी धारण करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है कि वो वायु कितनी नमी या कितनी जलवाष्प की मात्रा को अपने अंदर धारण कर सकती है। और ये विभिन्न तापमान पर वायु की आर्द्रता धारण की क्षमता बदल जाती है और क्रमशः तापमान बढ़ने पर वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि तापमान और वायु की आर्द्रता धारण करने की जो क्षमता है उसमें सीधा संबंध होता है, अर्थात तापमान बढ़ने पर वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। यहाँ ये तालिका मैंने बनाई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न अलग अलग टेम्परेचर पर वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता कितनी होती है। तो ये यहाँ पर प्रदर्शित है। यहाँ तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में है और जो जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता है वायु की, वो जलवाष्प की मात्रा को यहाँ ग्रेड में प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सामान्यतया 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान वाली जो वायु है उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता 1.9 ग्रेन होती है, अर्थात 30 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली वायु अधिकतम 1.9 ग्रेन जलवाष्प को अपने अंदर समाहित कर सकती है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली जो वायु है उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता 2.9 ग्रेन है। ऐसे ही 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर वायु अधिकतम 4.1 ग्रेन जलवाष्प को अपने अंदर धारण कर सकती है। 60 डिग्री फ़ारेनहाइट की जो वायु है उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता 5.7 ग्रेन है। ऐसे ही 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान वाली वायु 8 ग्रेन तक जलवाष्प को धारण कर सकती है। ये इसकी जलवाष्प धारण की क्षमता है। 80 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली जो वायु है वो अधिकतम 10.9 ग्रेन जलवाष्प को अपने अंदर समाहित कर सकती है। और ऐसे ही बात करें यदि हम 90 डिग्री फ़ारेनहाइट वायु, अर्थात यदि वायु का तापमान 90 डिग्री
फ़ारेनहाइट हो जाए तो वो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली वायु अधिकतम 14.7 ग्रेन जलवाष्प को अपने अंदर धारण कर सकती है। तो ये जो है आर्द्रता सामर्थ्य के नाम से इसको जाना जाता है। तो निश्चित तौर पर हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे हवा का तापमान बढ़ रहा है उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि तापमान और वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता में सीधा सकारात्मक संबंध होता है, अर्थात तापमान बढ़ने के साथ वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। और आर्द्रता धारण करने की अधिकतम जो सीमा है इसी को हम आर्द्रता सामर्थ्य के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आर्द्रता के विभिन्न रूपों की या आर्द्रता के विभिन्न प्रकारों की। आर्द्रता को हम कई अलग अलग तरीकों से पहचानते हैं या फिर कई अलग अलग तरीकों से कई अलग अलग रूपों में उसको मापा जाता है। तो यहाँ पर हम आर्द्रता के प्रकार ही कह सकते हैं इनको। तो इनकी बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं निरपेक्ष आर्द्रता की, कि निरपेक्ष आर्द्रता क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है सीधे शब्दों में कि वायु में मौजूद वास्तविक आर्द्रता की जो मात्रा है उसको निरपेक्ष आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। अर्थात आर्द्रता तो किसी निश्चित तापमान वाली जो वायु है उस वायु में वास्तविक आर्द्रता की मात्रा कितनी है इसी को हम निरपेक्ष आर्द्रता के नाम से जानते हैं। कोई भी टेम्परेचर, जैसे यदि हम बात करें कोई 40 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली जो वायु है और उसमें मान लीजिए वास्तविक आर्द्रता की मात्रा 2 ग्रेन है तो निरपेक्ष आर्द्रता 2 ग्रेन कही जाएगी। अर्थात ये निरपेक्ष आर्द्रता किसी भी वायु में मौजूद वास्तविक आर्द्रता की मात्रा को प्रदर्शित करती है और ये निरपेक्ष आर्द्रता के नाम से जानी जाती है। अब हम दूसरे रूप की बात करें जो है सापेक्षिक आर्द्रता, या फिर इसको हम आपेक्षिक आर्द्रता या सापेक्ष आर्द्रता के नाम से भी जानते हैं। और सापेक्षिक आर्द्रता तो ये नाम से भी स्पष्ट है, सापेक्षिक अर्थात ये तुलनात्मक है, अर्थात ये आर्द्रता का तुलनात्मक रूप है और इसमें हम आर्द्रता की तुलना 2 कंडीशंस की करते हैं। एक तो वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता और दूसरी उसमें विद्यमान वास्तविक आर्द्रता। इन दोनों का अनुपात जो है वो सापेक्षिक आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। तो किसी निश्चित तापमान वाली जो वायु है उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता कितनी है और उसमें मौजूद वास्तविक निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा कितनी है, इन दोनों का जो आनुपातिक रूप है, जो अनुपात है, वो सापेक्षिक या आपेक्षिक आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। और आपेक्षिक आर्द्रता को हम अनुपात के रूप में या प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आपेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है और यहाँ सापेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का एक सूत्र जो है यहाँ पर लिखा हुआ है और वो है निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य गुणा 100। तो ये गुणा 100 हमने इसलिए किया ताकि इसको हम प्रतिशत में तब्दील कर सकें। बाकी ये निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य इन दोनों का अनुपात है। तो किसी भी हवा में निश्चित तापमान पर उसकी निरपेक्ष या वास्तविक आर्द्रता की मात्रा कितनी है और उसमें भाग देंगे हम उसकी आर्द्रता सामर्थ्य की कि वो उस तापमान पर कितनी आर्द्रता धारण कर सकती है और गुणा 100। इस प्रकार से जो उसका परिणाम आएगा प्रतिशत के रूप में वो आपेक्षिक या सापेक्षिक आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। जैसे हम यदि उदाहरण के रूप में समझें तो मान लीजिए कोई भी हवा, जैसे मान लीजिए 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान उस हवा का है, तो कोई 70 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली जो हवा है उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता कितनी है 8 ग्रेन, अर्थात उसकी आर्द्रता सामर्थ्य है 8 ग्रेन। वो 8 ग्रेन तक जलवाष्प को धारण कर सकती है। लेकिन यदि किसी कंडीशन में 70 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली हवा में वास्तविक आर्द्रता की मात्रा 4 ग्रेन ही हो, तो वास्तविक आर्द्रता की मात्रा 4 ग्रेन है और उसकी धारण करने की क्षमता 8 ग्रेन है, तो सूत्र के हिसाब से 4 बटे आर्द्रता धारण की क्षमता 8 गुणा 100 और इस तरीके से मतलब 50%। तो हम कह सकते हैं कि 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान वाली जो हवा है यदि उसमें 4 ग्रेन निरपेक्ष आर्द्रता मौजूद है, उसकी वास्तविक आर्द्रता 4 ग्रेन है, तो सापेक्षिक आर्द्रता 50% मानी जाएगी। तो इस प्रकार से सूत्र के द्वारा हम किसी भी क्षेत्र में वहां की हवा की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात कर सकते हैं। और आपेक्षिक आर्द्रता वायुमंडलीय दशाओं में आर्द्रता की स्थिति दिखाने का सबसे बेहतर तरीका है और आपेक्षिक आर्द्रता पर ही
वर्षा की संभावनाएं निर्भर करती हैं। किसी क्षेत्र में वर्षा होगी या नहीं होगी ये आपेक्षिक आर्द्रता के अनुपात पर ही या प्रतिशत पर ही निर्भर करता है, क्योंकि वर्षा तभी होती है जब हवा संतृप्त हो जाती है, अर्थात हवा में आपेक्षिक आर्द्रता की मात्रा 100% हो जाती है। और 100% धारण क्षमता के बराबर यदि उसमें वास्तविक आर्द्रता हो जाती है तो वो हवा संतृप्त हवा कहलाती है, और संतृप्त होने के बाद में ही वर्षा की संभावनाएं बनती हैं। और तीसरी स्थिति की हम बात करें विशिष्ट आर्द्रता। आर्द्रता का ये रूप है विशिष्ट आर्द्रता, और जैसा कि लिखा हुआ है विशिष्ट आर्द्रता वायु के कुल भार में जलवाष्प के भार के रूप में व्यक्त की जाती है। तो विशिष्ट आर्द्रता में वायु का कुल द्रव्यमान कितना है, वायु का कुल भार कितना है, और उस वायु के निश्चित भार में जलवाष्प का भार कितना है, इसको हम विशिष्ट आर्द्रता के रूप में जानते हैं, विशिष्ट आर्द्रता के नाम से जानते हैं। तो विशिष्ट आर्द्रता में वायु के भार में जलवाष्प के भार को देखा जाता है। और सामान्यतः विशिष्ट आर्द्रता का वायुमंडलीय स्थितियों में कोई ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान, या इस तरह से हम कह सकते हैं कि विशिष्ट आर्द्रता का कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं है। तो ये वायु में आर्द्रता की जो मात्रा है उस आर्द्रता को व्यक्त करने के कई प्रकार थे, कई तरीके थे, और आज हमने अपने इस क्लास में आर्द्रता क्या है, आर्द्रता के विभिन्न प्रकार, आर्द्रता धारण करने की क्षमता, इन सभी चीजों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक अवश्य करें और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।